नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिंदी के टॉपिक जिसका नाम है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। दोस्तों, आप लोगों ने पेपर्स में बहुत देखा होगा कि ये एक नंबर का ज़रूर आता है। बहुत से लोगों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि वो अगर रूढ़ आता है तब तो पता कर ले जाते हैं, लेकिन यौगिक या योग रूढ़ में से आता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो गलत टिक करके चले आते हैं। तो इसीलिए मैं ये ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक को देखने के बाद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं इनसे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको कवर कराते चलूँगा, तो उसे नोट भी करते चलिए जो आपको नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, रचना के आधार पर शब्द, जो शब्द होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा होता है आपका यहाँ पे रूढ़ शब्द होता है, फिर आपका यौगिक शब्द होता है और तीसरा आपका योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप कुछ मत करिए, रचना लिखिए और उसको नंबरिंग दे दीजिए 1, 2 और ये 3। ठीक है, शब्द यहाँ पे वर्ण कितने हैं, एक तो रा हो गया, एक चा हो गया, एक ना हो गया और ये आ तो मात्रा है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए 3, टोटल 3 वर्ण भी हैं। तो इसीलिए रचना के आधार पर शब्द कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे ये भी याद रखिएगा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्योंकि कई बार ये भी पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा रचना के आधार पर इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको अगर ये तीनों पता है तो आप चौथे को कैंसिल कर सकेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे इनकी ट्रिक क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले रूढ़ शब्द का अर्थ जान लीजिए कि ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, सार्थक खंडों में बांटा नहीं जाता, इसका मतलब क्या है कि अर्थात इन शब्दों का विग्रह तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब अगर आप तोड़ भी लेंगे तो उनको किसी मीनिंग वाले शब्दों में तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ गए। सार्थक का मतलब क्या कि कोई मीनिंगफुल वर्ड हो, शब्द हो, उसमें आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ अगर आपको पता रहेगी तो इससे आप पता कर सकते हैं। देखिए जैसे क्या हुआ, अब पानी को आप क्या तोड़ेंगे, पानी को आप लिखेंगे पा प्लस नी, तो इसमें पा का मतलब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, नी का मतलब हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। तो आपने तोड़ा तो, लेकिन किसी सार्थक खंड में नहीं तोड़ पाए आप। अब इसी तरीके से देख लीजिए, घर को आप क्या तोड़ेंगे, देखिए घर को क्या घा प्लस रा कर दीजिए, ना तो घा का मतलब कुछ है ना तो रा का मतलब है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, रूढ़ शब्द पहली बात तो छोटे होते हैं और अगर थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कि नीचे वाला ये पुस्तक है, ये बड़ा तो है लेकिन इसको फिर भी आप किसी सार्थक खंड में नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे कि आप पुस्तक को तोड़ लीजिए, पुस्त प्लस का। अब पुस्त मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इसको और भी दूसरे तरीके से तोड़ेंगे तो पू कर लीजिए और प्लस तक कर लीजिए, कुछ मीनिंग निकला। इस तक का कोई मतलब नहीं, पू का भी कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आप इसे तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे बताया कि तोड़ नहीं सकते, मतलब विक्रय करने पे किसी मीनिंगफुल वाले में उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल जितने आप देख लेंगे, मुझे पता है आप लोग रूढ़ बहुत से लोग पता कर ले जाते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं आपको तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से समझाऊँ जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो देखिए पहाड़ का क्या होगा, पहाड़ को भी आप अगर पहा प्लस ड़ा में कन्वर्ट कर दें या कोई भी आप अपने हिसाब से कुछ भी तोड़ लीजिए, पह प्लस आड़ कर दीजिए। ठीक है, आड़ कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं होता, आड़ का मतलब भी कुछ नहीं हो सकता, इसका भी मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये आपका गलत हो गया। तो मतलब ये भी क्या हो गया रूढ़। कुर्सी का भी आप करेंगे कू पर करेंगे प्लस सी कर दें, कुछ भी कर दें, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मेज को भी आप नहीं तोड़ सकते हैं, देख लीजिए। कमल को भी आप नहीं तोड़ सकते हैं, क्या करेंगे कम करेंगे प्लस ला करेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है इससे। नयन को आप नहीं तोड़ पाएंगे, ना प्लस यन कर दीजिए, कुछ नहीं, इसका भी मीनिंग नहीं, इसका भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग रूढ़ समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं यौगिक, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। यहीं से लोग क्वेश्चन भी आते हैं, यौगिक और योग रूढ़ से ही ज़्यादा आते हैं और यहीं पे लोग ज़्यादा फंस जाते हैं। तो चलिए सारे आपका दिक्कत दूर कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये यौगिक होगा, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं। ठीक है,
इन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं। मतलब अगर हम इन्हें तोड़ेंगे तो हमें एक ना एक तो ऐसा मिलेगा जिसका हमें अर्थ मिल रहा होगा, ठीक है, मीनिंगफुल अर्थ मिल रहा होगा, मतलब सही सलामत अर्थ मिल रहा होगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है। साथ में क्या है, ट्रिक यही है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ इतने से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो पेपर में आएंगे वो आप थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ कि यह संधि, समास और उपसर्ग और प्रत्यय के बने होते हैं। अगर ये चारों चीज़ें आप लोगों को पता हैं तो यौगिक शब्द आपका 100% कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ। तो ठीक है, देख लीजिए। अब अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, मैंने ट्रिक की हेल्प से बताए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। जिनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है संधि, समास, उपसर्ग में, ये सारी चीज़ें देख लें। प्रत्यय मैंने अभी नहीं बताया है, लेकिन जल्दी उसका भी वीडियो पड़ जाएगा, तो फिर भी आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो उससे भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हम पहला देखते हैं प्रधानमंत्री। चलिए हम इसको तोड़ते हैं, किस में तोड़ेंगे, प्रधान प्लस मंत्री। अब देखिए, प्रधान का मतलब क्या होता है भाई, मेन आदमी, मुखिया आदमी। मंत्री का मतलब क्या होता है, मंत्री का मतलब मंत्री होता है। मतलब ये दोनों चीज़ों में क्या, सार्थक खंडों में हमने इसे बांट दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यौगिक हो जाएगा। देवालय में क्या करेंगे भैया, देव प्लस आलय, ठीक है। अब देव का मतलब क्या होता है, देवता। आलय का मतलब क्या होता है, घर होता है। मतलब दोनों का मीनिंग निकल रहा है, दोनों में से क्या एक का भी निकल जाए तो भी माना जाएगा, लेकिन मतलब सार्थक खंड में बंटना चाहिए, ठीक है। गिरीश में देख लेते हैं, गिरी और प्लस ई, इसमें देखिए ये टूट गया, इसमें हमने काट दिया। तो गिरी का मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है, आप लोगों को पता ही होगा। ई इसका मतलब क्या होता है, परमेश्वर, देवता, भगवान, जो भी आप मान लीजिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। परोपकार का मतलब क्या होता है, देखिए पर प्लस उपकार में तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। संधि विच्छेद करना जानते होंगे तो ये चीज़ें पता होंगी। नहीं पता है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा संधि वाला। किसी को अगर वो लिंक वीडियो नहीं मिल रहा है तो कमेंट करें, मैं उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब पर मतलब क्या, दूसरे का। उपकार मतलब उपकार करना, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग निकल रहा है। फिर महाऔषधि का देख लीजिए, महाऔषधि का क्या हो जाएगा, महा प्लस औषधि हो जाएगा, ठीक है, औषधि हो जाएगा। तो इसमें क्या, महा का मतलब क्या, महान, ये तो आपको पता ही है। और औषधि का मतलब क्या होता है, दवा होता है। तो ये भी क्या मीनिंगफुल में टूट रहा है ना, ये तो चीज़ आपको समझ में आ ही रही होगी। तो जो अगर आप मीनिंगफुल में टूट रहा है सार्थक खंडों में तो हम उसे क्या बोल देते हैं, यौगिक शब्द बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे देख लेते हैं, नीलांबर, ठीक है। इसमें क्या होगा, नील प्लस अंबर, ये देखिए ऐसे तोड़ लीजिए, ठीक है। तो नील मतलब नीला, अंबर मतलब आकाश, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी सार्थक खंड में टूट रहा है। लंबोदर, लंबोदर क्या हो जाएगा भाई, लंबा, ऐसे कर लेते हैं, चलिए, लंबा प्लस उदर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, लंबा मतलब लंबा, आपको पता ही, उदर मतलब क्या होता है, पेट होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या सार्थक खंड में टूट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यौगिक हो जाएगा। लेकिन स्टार लगा लीजिए इसे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं अभी योग रूढ़ में बात करूँगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को यहीं से होता है, इसलिए मैं उसे अभी आगे योग रूढ़ में इसे क्लियर कर दूँगा कि ये क्यों दिक्कत करता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं सुमन की। सुमन में क्या हो रहा है, देखिए, सुमन में अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सु प्लस मन, ठीक है। मन का मतलब तो मन होता ही है, लेकिन इससे पहले क्या आपने देखा, आपने देखा कि आपने सु तोड़ा है, जो कि क्या है, उपसर्ग है। अब उसका उपसर्ग जिन्होंने पढ़ा होगा ट्रिक के थ्रू मेरे वीडियो के, तो उनको पता चल गया होगा। तो मैंने क्या अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आपको पता हो, ये मैंने क्या बताया था कि उपसर्ग कहीं पे भी हो, समास कहीं पे भी हो और प्रत्यय कहीं पे हो, तो वो भी क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ पता रहेगी तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो आप तो सोचेंगे कि हमें तो सार्थक खंड नहीं मिल रहा है। लेकिन नहीं, बिल्कुल आपको सु मिल रहा है, मतलब उपसर्ग भी मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यौगिक शब्द में। सुशोभित में देखिए क्या हो जाएगा, सु मिल गया आपको प्लस शोभित में मिल गया, तो आपका क्या सार्थक खंड में भी टूट गया और आपको उपसर्ग भी मिल गया। तो आपको एकदम कंफर्म होगा कि आपने जो किया है वो यौगिक ही है। लिखाई में क्या हो जाएगा भैया, देख लेते हैं, लिख प्लस आई, ऐसे कर लीजिए, किसी में भी तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि संधि विच्छेद आपका सही होना चाहिए या वो गलत होना चाहिए, ठीक है। तो आपने तोड़ लिया, अब क्या हुआ, आई या ई बड़ी ई कर दीजिए इसे, ठीक है, अगर सही करना तो लिखा प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई क्या होता है, प्रत्यय होता है दोस्तों। तो अब आपको यहाँ प्रत्यय मिल गया, आपने कहा भैया हमको प्रत्यय मिला, और सर ने बोला था कि अगर कहीं पे भी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास ये चीज़ें मिले तो वो क्या हो जाता है आपका, यौगिक हो जाता है, ठीक है।
तो आप ये तुरंत समझ जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। बाजारू, देखिए बाजार में क्या मिल रहा है, बाजार कर देते हैं और प्लस ऊ कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे भी आपको प्रत्यय मिल गया। तो भैया जहाँ सर ने कहा था प्रत्यय मिले वो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। चढ़ाई, चढ़ा प्लस ई, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी प्रत्यय मिल गया। देखिए प्रत्यय जिनको नहीं पता है मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। प्रत्यय उसे कहते हैं जब आपको पीछे का शब्द कोई ऐसा मिल जाए जिसका मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, मीनिंग नहीं होता, और आगे जो मिलेगा उस शब्द का अर्थ होता है कुछ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बाजार का मतलब तो बाजार होता है, लेकिन ऊ का मतलब क्या होता है, ऊ का मतलब कुछ नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। चढ़ा, चढ़ा का मतलब क्या होता है, चढ़ना, कोई चीज़ चढ़ा, ठीक है, लेकिन ई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो मतलब जिस चीज़ का अर्थ नहीं होता है, जो चीज़ें लास्ट में बच जाती हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। खैर मैं उसे डिटेल में प्रत्यय को बताऊंगा, उपसर्ग मैंने पढ़ा रखा है तो उसे आप देख सकते हैं, बाकी आगे चल के पढ़ा दूंगा, और आप लोग में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता वो लोग भी क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। पढ़ाई का क्या हो जाएगा, देखिए पढ़ा प्लस ई, ये हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको प्रत्यय मिल गया, फिर से वही सेम चीज़ आ गई, क्या हो गया, यौगिक हो गया। रंगत का देख लीजिए, रंग प्लस त। अब देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन में सब गड़बड़ा देंगे, लेकिन आपको जिन लोगों ने इनको पता है कि यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है तो वो तुरंत यौगिक करके चले आएंगे, नहीं बाकी लोग सोचेंगे कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या होगा, इसको सार्थक खंड मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन आपको दोनों पता है, एक तो सार्थक खंड प्लस आपको क्या प्रत्यय भी मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यौगिक हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यौगिक समझ में आ गया है। अब योग रूढ़ की बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यौगिक के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो योग रूढ़ पूछा जाता है, और ये बहुत ही आसान है, यौगिक से भी ज़्यादा आसान आपका योग रूढ़ है, जो कि आप तुरंत बता सकेंगे। कैसे बता सकेंगे बताता हूँ आपको। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, ठीक है, लेकिन उनके खंड अलग अलग अपना अर्थ व्यक्त ना करके मिलकर एक नए शब्द की ओर संकेत करते हैं। अब देखिए सर आपने तो बोला था कि यौगिक में भी यही होता है कि हम उसे सार्थक खंड में बांट सकते हैं, फिर आप यहाँ योग रूढ़ में भी यही बोल रहे हैं कि इसे सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, तो सर अंतर क्या रह गया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यौगिक और योग रूढ़ में यही अंतर है कि इसमें क्या होता है कि दो शब्द जो आप काट के बनाएंगे, ठीक है, मतलब जब बांटेंगे तो दोनों को जब मिला के एक कोई शब्द बनता है तो वो क्या करेगा, तीसरे शब्द की ओर करेगा। वो क्या है वो मैं डिटेल में अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये ट्रिक है दोस्तों कि क्या है, बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। अब देखिए जिन्होंने बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ा उन्हें दिक्कत होगी यहाँ पे, इसीलिए वो जाके वीडियो देख लें बहुब्रीहि जो समास का मैंने बनाया है, जो कि आप 2 सेकंड में पहचान सकते हैं। और बहुब्रीहि समास क्या होता है थोड़ा सा मैं ऐसे जनरलाइज बता देता हूँ, जो कि मैंने वहाँ भी अपने वीडियो में बताया था कि बहुब्रीहि समास जो होता है वो आपका कोई भी देवता हो उसका आप पर्यायवाची याद कर लीजिए। ज़्यादातर क्या यही पूछता है, 98% किसी देवता का ही आपको पर्यायवाची देगा और वो आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि बहुब्रीहि समास ही आपका क्या होगा, योग रूढ़ शब्द होते हैं, तो बस आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये वाले तो आप लगा ही ले जाएंगे, बाकी अभी मैं और भी क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए 4 पाई। अब 4 को हम तोड़ते हैं भैया, देख लेते हैं 4 प्लस पाई, ठीक है। 4 पाई हमने तोड़ लिया। 4 का मतलब होता है बिल्कुल होता है, नंबर होता है ये, तो 4 पाई का मतलब क्या होता है, पैर होता है। इसका मतलब क्या, हमने सार्थक खंडों में से तोड़ लिया, 2 सार्थक खंड हमें मिल गए, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि सर अब हम ये कैसे पहचाने कि ये यौगिक है कि आपका योग रूढ़ है, ठीक है, योग रूढ़ है। तो सर तो भैया मैं बता दूं यहाँ पे कि जब आप दोनों को मिला के आप बोल रहे हैं 4 पाई, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 4 पैर हैं जिनके, 4 पैर हैं जिनके। लेकिन 4 पैर तो किसके होते हैं, घोड़े के भी होते हैं, कुत्ते के भी होते हैं, ठीक है, बैल के भी होते हैं। लेकिन जब मैं 4 पाई बोलता हूँ, 4 पाई बोलता हूँ तो आपको घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, ये शेर, ये सारी चीज़ें याद नहीं आती हैं। आपको क्या याद आता है, आपको याद आता है खाट, ठीक है, खाट, तखत, आपको ये सारी चीज़ें 4 पाई से याद आती। इसका मतलब ये कि आपने सार्थक खंडों में तो बांट दिया, लेकिन क्या हुआ कि जब आपने पूरा उसे बोलते हैं तो उसका अर्थ कुछ दूसरा निकलता है।
ठीक है। चारपाई, चार पैर तो बहुत चीज़ों के होते हैं, लेकिन आप सबको चारपाई थोड़ी बोलते हैं, आप बोलते किसे हैं, खाट को बोलते हैं। तो ये चीज़ की मतलब इसने क्या किया, अपना अर्थ व्यक्त ना करके मिलकर एक नए शब्द की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि कैसे ये अलग तरीके से कर रहा है। अभी और भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, उसके थ्रू भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं लंबोदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने वहाँ भी लिया था, अभी यौगिक में भी, तो मैंने कहा था आपको बताएंगे, इसलिए देखिए अब इसे क्या करते हैं, लंबा प्लस उदर। तो चलिए देख लेते हैं, लंबा का मतलब क्या होता है, लंबा होता है। उदर का मतलब क्या होता है, पेट होता है। मतलब हमने क्या किया, सार्थक खंडों में बांट लिया। लेकिन अब दिक्कत आ रही है कि ये यौगिक है कि योग रूढ़ है, ये कैसे पता करें। तो भैया मैंने क्या बताया था, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। अब लंबोदर किसे कहते हैं, लंबोदर हम कहते हैं गणेश भगवान जी को, ठीक है। गणेश भगवान जी को कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं। देखिए लंबोदर, अब हमने बोला लंबोदर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, तुरंत जैसे मैंने लंबोदर बोला तो आप ये नहीं सोचेंगे कि जिसका पेट लंबा हो, ये तो मतलब हुआ ही, लेकिन कोई और चीज़ समझ लेंगे। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि अरे सर जी तो क्या बात कर रहे हैं, गणेश जी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए जिनको लंबोदर की पर्यायवाची नहीं पता वो तो नहीं समझ पाएंगे, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन जिनको पता है वो तुरंत ये समझ जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है, गणेश जी की बात हो रही है। तो इसीलिए जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं पर्यायवाची करवाऊँगा भी, लेकिन फिर भी आप लोग उससे पहले आप लोग ये चीज़ें तैयार कर लीजिए, ये चीज़ आनी भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इसे कर सकेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास में आता है। और मैंने बताया कि जो बहुव्रीहि समास है वो आपका क्या होता है, योग रूढ़ होता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, दशानन का क्या होगा। ये भी आपका क्या है, बहुव्रीहि समास है। कैसे है वो मैं अभी बताता हूँ, 10 प्लस आनन, ठीक है। तो 10 का मतलब नंबर वाला 10, आनन का मतलब सिर, ठीक है, सर सिर जो भी आप मान लीजिए। तो मतलब दशानन का मतलब 10 सिर हैं जिनके। तो भैया आप कैसे बताएं, दोनों को हमने सार्थक खंड में तोड़ भी लिया है, तो ये यौगिक होगा कि योग रूढ़ होगा। तो भैया जब भी मैं दशानन बोलता हूँ तो आपका क्या दिमाग जाता है, आपका जाता है 10 सिर हैं जिनके, किसके हैं भैया, रावण के हैं। और तो किसी का आपके दिमाग में ख्याल नहीं आता ना कि दशानन का मतलब किसके बारे में बात हो रही है। अपने घर के अगल बगल कोई राहुल और रमेश सुरेश के बारे में तो ध्यान नहीं आ रहा है, आपको किसके बारे में याद आ रहा है, रावण के बारे में। तो इसका मतलब एक थर्ड पर्सन की बात होने लगी, ना कि डायरेक्ट उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो तभी समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। चक्रपाणी, ये देख लीजिए क्या होगा, चक्र प्लस पाणी, चक्रपाणी, ये क्या हो जाएगा भैया। चक्र का मतलब क्या होता है, चक्र आप लोगों को पता ही है। फिर पाणी क्या होता है भैया, हाथ में। तो देखिए चक्र है जिनके हाथ में, अब किनके हाथ में है, जैसे ये नाम बोला जाता है चक्रपाणी, देखिए सार्थक खंडों में हमने बांट भी दिया, इसका मतलब रूढ़ तो होगा नहीं, अब या तो यौगिक होगा या योग रूढ़ होगा। तो अब चक्रपाणी, चक्र है जिनके हाथ में, तो किनके हाथ में है भैया, तो ये है किनके हाथ में, विष्णु भगवान के हाथ में। अब जिनको यहाँ पर पर्यायवाची पता उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बोला क्या है, जो भी भगवान के इम्पॉर्टेंट, भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं उनको याद कर लीजिए, वो आएंगे आप तुरंत लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। नीलकंठ की बात कर लेते हैं, देखिए क्या है, नील प्लस कंठ, ठीक है। अब नील मतलब क्या होता है, नीला होता है, कंठ मतलब क्या होता है, गला होता है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं बोलूँगा नील, ये दोनों सार्थक खंडों में बढ़ गए, बिल्कुल सर बढ़ गए। अब मैं बोलूँगा कि नीला है कंठ जिनका, तो किनका है, आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, शिव भगवान के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला नीलकंठ तो आप शिव भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, ये आप बात समझ जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विषधर, यानी कि विष प्लस धर, यानी कि क्या मैं बात करूँ, विष मतलब क्या होता है, अब जहर होता है, ये तो आपको पता ही है। धर का मतलब धारण करने वाला, तो विष को धारण करने वाला किसकी बात हो रही है, भगवान शिव जी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भगवान शिव के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब थर्ड पर्सन, विषधर डायरेक्ट ना कुछ होके दूसरे के बारे में हम बात करने लग रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास के ही एग्जाम्पल क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। तो ये भी आपका हो गया। मुरलीधर का क्या हो जाएगा, मुरली प्लस धर,
मतलब मुरली को धारण करने वाला कौन है? तो आप लोगों को पता होगा कृष्ण भगवान है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी आपको मिलेंगे पेपर में क्वेश्चन योग रूढ़ से रिलेटेड, वो सारे आपको क्या मिलेंगे, किसी भगवान के ही पर्यायवाची शब्द होंगे। तो आप लोग तुरंत पकड़ लीजिएगा, इसीलिए पर्यायवाची आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब और देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब मैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगवा देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोलना है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ मतलब आप लोगों को याद हो गया हो, जिनको हम बांट नहीं सकते, सार्थक खंडों में तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो चलिए देख लेते हैं। पंकज को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं सर। विद्यालय को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। विद्या धन आलय, ठीक है। आलय का मतलब घर होता है, ये तो पता है। विद्या का मतलब विद्या होता है, तो ये तो रूढ़ होगा नहीं। जलज को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। कमल को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप तो कह रहे हैं सर इसमें तो कोई नहीं मिला इस हिसाब से, लेकिन अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब भी मैं बोलता हूँ पंकज, ठीक है, पंकज मैंने बोला तो आपके दिमाग में क्या होता है कि कीचड़ में जन्मा, ठीक है, कीचड़ में जन्मा। तो देखिए कीचड़ में जन्मा, कौन जन्मा? कीचड़ में जन्मा तो कौन जन्मा भाई? कमल ही तो खिलता है ना। तो इसका मतलब ये क्या बात कर रहा है, डायरेक्ट पंकज जो है वो कमल के बारे में बात कर रहा है। मतलब घूम फिर के वो कहाँ पहुँच रहा है, कमल के ऊपर पहुँच रहा है। तो ये मैंने क्या बताया था, जब कभी डायरेक्ट कोई चीज़ ना पहुँच के घूम फिरा के जाए तो वो क्या होती है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होती है। और बहुव्रीहि समास है तो वो क्या होता है, आपका योग रूढ़ होता है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं जलज का। जलज में क्या है, देखिए जलज में क्या है, जल में जन्मा, जल में जन्मा। तो जल में जन्मा कौन होता है भाई? आपको पता है कमल ही जन्म लेता है, ठीक है। तो कमल की बात कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट ना बात करके घुमा फिरा के पहुंचा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, जलज हो जाएगा, ना कि कमल होगा, ठीक है। कमल को मत करिएगा, नहीं गलत कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कमल का। अब कमल को ना तो आप सार्थक खंडों में तोड़ सकते हैं, ना ही इसका कोई अलग मीनिंग निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कमल लिखता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है, कहते हैं हाँ भाई कमल का मतलब कमल ही होता है, और क्या मतलब होता है। लेकिन जब मैं पंकज बोलता हूँ तो आपको अपना दोस्त याद नहीं आता, ये तो भूल जाइएगा, ठीक है। नहीं भाई ये आंसर लगा गया, आपको अपना दोस्त नहीं, पंकज का मतलब आपको कमल याद आता है कि कीचड़ में जन्मा, जल में जन्मा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद आती हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका रूढ़ शब्द हो गया, जिसे आप तोड़ भी नहीं सकते। ये ऐसा एग्जाम्पल इसलिए पेपर में दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने, क्योंकि आपको पता है पंकज का मतलब भी कमल होता है, जलज का मतलब कमल होता है, और यहाँ कमल का मतलब तो कमल होता ही है। लेकिन अगर आपको वो जो मैंने ट्रिक बताई है कि किसी डायरेक्ट न जाके घुमा फिरा के पहुँचे, उसे योग रूढ़ कहते हैं, तो आप लोग ये चीज़ें कर लेंगे, नहीं तो आप गलत करके चले आएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो कि मैंने दिया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने जितने भी लिए हैं सारे ऐसे हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसीलिए इस कमेंट को ज़रूर करिएगा कि योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें, कौन सा होता है, घर होता है, मुंह होता है, पीताम्बर होता है, सामाजिक होता है। जो भी आपको सही लगता है आंसर कमेंट करिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे क्या करूँगा, पिन कर दूँगा, ठीक है। तो बाकी लोग उसे देख लीजिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सभी लोग सही करेंगे, और ख़ासकर उनका तो बिल्कुल सही होगा जिन्हें पर्यायवाची शब्द और ये सारी चीज़ें आती हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। किसी को अगर कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो वो मुझे कमेंट कर दे हिंदी का, क्योंकि मैंने हिंदी के 14+ वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है। ट्रिक से रिलेटेड सारे ट्रिक वाले ही हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिए। नहीं मिल रहा है तो कमेंट करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत से वीडियोज़ पड़े हुए हैं, तो उन वीडियोज़ को भी देखिए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आपको कुछ पूछना है तो भी कमेंट करिए, हम उसका आंसर जल्द से जल्द देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।